स्टार्ट करते हैं तो मैं जनरल क्वेश्चन इससे स्टार्ट करना चाहूँगा कि द फर्स्ट थिंग जो भी तुम कुछ लाइक फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप खरीदने गए आज दो दो लैपटॉप है दो डिफरेंट कंपनीज के हैं एक हमारा एज्योर हो गया और एक हमारा एक एज्योर asus हो गया और एक डेल का हो गया तो तुम क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन में लेते हो एक लैपटॉप खरीदने के लिए कोई भी आंसर कर सकता है मेरे लिए तो बैटरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले बैटरी इंपॉर्टेंट है ठीक है बैटरी लाइफ बेसिकली है। हाँ। ओके कृष्णा है वो कुछ बोलेगा पैरामीटर ठीक है तो मतलब जब भी हम लैपटॉप वगैरह खरीदने जाते हैं या कुछ भी चीज़ मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या होता है कि अ, कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे दिमाग में जो हमें कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं जैसे कि अगर तू बोलेगा तो अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो एक हो सकता है जैसे तूने बोला बैटरी लाइफ हो गई है ना लैपटॉप की अगर हम बात करें तो एक बैटरी लाइफ हो गई उसके हाँ। बाद फिर और हमारा हो सकता है कि प्रोसेसर कौन सा यूज़ कर रहे हैं है ना प्रोसेसर। करेक्ट एक प्रोसेसर हो गया कि i5 लेना है या i7 लेना है ना और क्या क्या हो हम्म। सकता है वेबकैम है या नहीं है। हाँ वेब कैम हो गया और अ, कितनी स्टोरेज है हाँ, दैट स्टोरेज। इज़ ऑल्सो अनदर थिंग दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन तो एच डी डी बेसिकली है, एस एस डी है। हाँ ये भी हो गया स्टोरेज की। एस एस डी एंड एच डी डी। एच एच डी डी हार्ड हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव। यस तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं दीज आर लाइक सम ऑफ द पैरामीटर्स जो हम बोलेंगे कि मैं अगर लैपटॉप आज खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे को ये अपने दिमाग में रखना है ना तो मैं किसी बेसिस ये वो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ दो लैपटॉप्स के बीच में कि कौन सा बेटर है एज़ पर माय यूज़ केस करेक्ट तो करेक्ट। सिमिलरली हमारे साथ क्या होता है जब हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं ना तो एल्गोरिथम्स में भी अगर मेरे को जो भी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आज या कोई कोड लिखने के लिए दिया जाए तेरे को करेक्ट सीधा सीधा बोला जाए कि फिबोनाची का कोड लिखो है ना तो ओके। देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग कोड फॉर फिबोनाची हम्म। बट विच वन इज़ बेटर ये हमें कैसा पता चलेगा है ना तो हमें कुछ पैरामीटर चाहिए जिसके बेसिस पे हम बता पाएँ कि ये अप्रोच लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एक लिखी अप्रोच वन और फिर मैंने इसकी एक अप्रोच लिखी अप्रोच टू अगर अब तुमने फिबोनाची पढ़ रखी है तो दो अप्रोचेस जो यहाँ पे हो सकती हैं वो हो सकती है तुम्हारी एक मान लो तुमने रिकर्जन से लिख दिया करेक्ट हम्म। एक कोड तुमने लिख दिया मान लो इटरेटिव ठीक है सही है, अब सही है। अगर ये दोनों अप्रोचेस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो देयर शुड बी समथिंग जिसके बेसिस पे मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकूँ हाँ। क्यों इसका रीज़न ये है मेरा जो सिस्टम है उसमें मैं चाहूँगा पहली चीज़ जो भी एल्गोरिथम मेरा रन करे वो एक तो फास्ट रन करे करेक्ट पहला ये हो गया दूसरी चीज़ ये हो गई कि वो कम से कम स्पेस ले क्योंकि मेरा सिस्टम की जो मेमोरी है वो फिक्स्ड है तो मैं अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कोड लिख दूँ जो सिस्टम की मेमोरी से एक्सीड मार जाए या जो स्टैक मेमोरी से एक्सीड मार जाए तो दो टाइप की मेमोरी होती हैं तुम्हें पता होगा शायद स्टैक और हीप हम्म। है ना तो इसके लिए मैं बॉक्स बना लेता हूँ जो स्टैक मेमोरी होती है ना वो तुम्हारी इट्स लाइक जो भी तुम कोड लिखते हो इनिशियली जैसे इंट मेन के अंदर जो भी है कोड आता है हमारा सीपीपी में या फिर जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो भी हमारा आता है ना वो कोड जो भी आता है वो स्टैक मेमोरी के अंदर जाता है और हीप मेमोरी जो हमारी होती है वो डायनेमिक एलोकेशन के लिए होती है वो मैं पढ़ाऊंगा ये सब बाद में ठीक है तो दो टाइप की मेमोरीज होती हैं अब मेरा काम क्या है कि ये जो मेमोरी के यूटिलाइजेशन हो ये बहुत प्रॉपर हो मेरे को उस हिसाब से भी कोड लिखना पड़ेगा तो जो हमारा गोल है अगर हम बोलेंगे इसमें थोड़ा ऐसे लिखता हूँ मतलब भैया मेरा एक सवाल था हाँ कि जैसे नॉर्मल हमने जितने भी कोड वोड लिखे हैं, ठीक है, मतलब हाँ जो हाँ प्रैक्टिस करते हैं उसमें मतलब वो बता देता है कि तुम्हारा कोड एफिशिएंट नहीं है वगैरह। हाँ हाँ बट रियल लाइफ सिनेरियो में मतलब इसकी प्रॉब्लम किधर बैठती है अगर अपन एक काफी इनएफिशिएंट कोड लिखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन तो इसका बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक प्रोग्रामर जो होता है वो इट्स लाइक वो कभी डीएसए नहीं लिखेगा करेक्ट वो क्या करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करता है
ज़्यादा क्लासेस बनाता है, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाता है। अब अगर तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसके अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, है ना। हम्म, तो वो फंक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिंक लिस्ट बना रहा हूँ तो लिंक लिस्ट हाँ, के अंदर एक इंसर्ट फंक्शन होगा। सही अब बात इंसर्ट करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, टेल से, हेड से, है ना। से। उसके हाँ लिए मैं हाँ, एक कोड लिखूंगा, वो कोड ऑप्टिमल होना चाहिए ना। जब मैं मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूँ तो वो जो फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिखा है दैट शुड बी एफिशिएंट। तो जब मैं एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसका जो छोटे से छोटा कोड जो फंक्शनैलिटी मेरी इंप्रूव करेगा उस एप्लीकेशन की, वो छोटे से छोटा कोड भी टाइम और स्पेस के मामले में ऑप्टिमल होना चाहिए। तो इसलिए हमारा वो टारगेट होता है कि हम स्टार्टिंग से ही ऑप्टिमल कोड लिखें, ताकि जब पूरी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना हो तो हमें दिक्कत ना आए। समझ समझ। गया? आई थिंक मैंने आंसर कर दिया तेरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, कुछ भी समझ। डाउट है तो पूछ लेना। तो ये हमारा गोल है। अब तो इसमें हमारा गोल क्या है मेन, जैसे मैंने अभी बताया, मेन गोल हमारा है पहले तो कम से कम टाइम लगे, है ना। और दूसरा हमारा गोल है कि कम से कम मेमोरी यूज हो। हाँ, ये दो हमारे मेन गोल है, करेक्ट। तो करेक्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही करता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा होता है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि कितनी एक्स्ट्रा स्पेस हमारी मेमोरी के अंदर वो ले रहा है, ठीक है, जो भी कोड है। अब इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, लाइक तुमने देखा हुआ है ये, कि जिससे हम दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सकें। जैसे मैंने एक कोड सीपीपी में लिखा फिबोनेसी का ही, ठीक है। मान ले फिबोनेसी का ही कोड जो है मैंने, वो पहले मैंने लिखा सीपीपी में और मैंने फिर उसको लिखा जावा में, करेक्ट। अब तू ये बता, या एक और मैंने पाइथन में भी लिखा, इनमें से फास्ट कौन सा होगा? सीपीपी होगी फास्ट में। सीपीपी फास्ट होगा, कैसे बोला तूने? एग्जीक्यूशन टाइम पता है। हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही मेरे को आंसर चाहिए था। क्या एक एग्जीक्यूशन टाइम जो है हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं जब हम दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करें तो? काफ़ी ऑब्वियस पैरामीटर है एग्जीक्यूशन टाइम मेरे हिसाब से। हाँ, तो तेरे होना हिसाब ही से चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कंसिडरेशन लेना में? चाहिए। लेना चाहिए। ओके। कृष्णा है अबे नहीं? हाँ है। सुन रहा है ना? हाँ कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो हाँ। इसका आंसर यह, ध्रुव और कृष्णा, की एग्जीक्यूशन टाइम इज नेवर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब मैं रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। सीपीपी में हमारी होती है कंपाइलेशन कोड की, करेक्ट। कंपाइलेशन का मतलब होता है पूरा कोड मेन से लेकर एंड तक, जब तक रिटर्न ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक पूरा कंपाइल करेगा, उसके एरर थ्रो करेगा। एरर जब हम कंप्लीट कर, मतलब ठीक कर लेंगे, उसके बाद रन करेगा। ये कंपाइलेशन का मतलब होता है। सही। पहले इसके बाद मैं पाइथन का मतलब बताऊँ। पाइथन क्या करता है? पाइथन इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, मीनिंग लाइन बाय हर लाइन लाइन। हर एक, हाँ करेक्ट, हर एक कोड को वो चेक करेगा, कहीं भी गलती है वहीं रुक जाएगा, उसके नीचे जाएगा ही नहीं, हाँ। ठीक है। जावा का गेम ही अलग है। जावा क्या करता है? जावा पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बेसिकली या क्लास फाइल, इसको हम बोलते हैं, डॉट क्लास के नाम से सेव होती है। देन उसके बाद ये आपका एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन। जिसने जावा की होगी उसको पता होगा, आई थिंक कृष्णा को पता होगा ये। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसमें जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जावा इज यूजिंग बोथ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो वो क्या करता है, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड में जब कन्वर्ट करता है ना वो, तो कंपाइलेशन करता है। और जब उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है ना, तो वो इंटरप्रिटेशन करता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये एक वो क्या बोलेंगे उसको, एक फेयर प्ले है?
लाइक क्योंकि सबका तरीका अलग अलग है लेकिन कोड सेम है। तो ध्रुव तेरे को क्या लगता है अभी भी एग्जीक्यूशन टाइम कंसिडरेशन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पर भैया अगर अपन देखें, जैसे हाँ मेरा एक कोड है ना, हाँ मैंने लिखा, मान लो एक बड़े स्टैंडर्ड से, मान लो एक को एग्जीक्यूट होने में 1 सेकंड लगा, ठीक है, करेक्ट। और दूसरे को एग्जीक्यूट होने में से 5 सेकंड लगा। हाँ तो वहाँ पे ऑल्दो वो सेकंड वाला जो कोड है, हाँ। हो सकता है कि वो बेटर हो, पर एग्जीक्यूशन टाइम उसमें तो एक बहुत मेजर पैरामीटर हो गया अच्छा मैं तेरे को ना। बताता हूँ। तू क्या कर हाँ, रहा है, तू दो डिफरेंट कोड्स की बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ दोनों कोड सेम लिख रहे हैं। मतलब फिबोनेची अच्छा का हमने रिकर्सिव अप्रोच ही ले लिया है और अच्छा तीनों अच्छा। लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं। ओह ओके ओके। समझ गया समझ गया, कहाँ तू समझ सोच रहा है? तू जो बात बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है अगर दो डिफरेंट कोड में लूँ तो। लेकिन जब सेम ही कोड लिखूंगा तीनों लैंग्वेज में तो तेरी बात क्या सही होगी या नहीं? नहीं नहीं, फिर हाँ तो वो बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसलिए समझ एग्जीक्यूशन टाइम हम कंसिडरेशन में लेते ही नहीं। ओके। तो अब एग्जीक्यूशन टाइम नहीं लेते तो हम क्या लें कंसिडरेशन में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ कोई एक ऐसी चीज़ सोचो जो कांस्टेंट रहेगी तीनों के अंदर, क्योंकि अगर तीनों में कांस्टेंट है तो वो हो सकता है एक पैरामीटर। कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही है। 1 मिनट का टाइम ले लो। नहीं आया किसी को आइडिया नहीं है कोई? कृष्णा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कम से कम मेमोरी को फिर तो डिपेंड अपॉन द कोड और एग्जीक्यूशन टाइम लेगा, उस पे डिपेंड करेगा ना। व्हाई वी थिंक अबाउट दैट कि कम से कम टाइम ले। अरे मैंने ये बोला कि एग्जीक्यूशन टाइम हम कंसिडरेशन में नहीं ले सकते क्योंकि मान ले सेम कोड मैंने तीनों लैंग्वेज में लिखा, सीपीपी में लिखा, जावा में लिखा, पाइथन में लिखा। उनका कंपाइल करने का तरीका ही अलग है। तो वो तो फैक्टर में ले ही नहीं सकते ना। तभी तो सर भैया मैं यही बोल रहा हूँ ना कि फिर तो हम टाइम क्यों चेक करें इसमें, बिकॉज हाँ ऑल द करेक्ट। थ्री आर डिफरेंट तो लैंग्वेज, ऑल क्या द ले सकते हैं? एवरीथिंग इज कंपाइलर, तो उसका मेमोरी ले सकते हैं ना अपार्ट फ्रॉम द टाइम। मेमोरी तो फिर अलग चीज़ होगी, वो तो कम से स्पेस स्पेस के अंदर आ जाएगा। बट हमें टाइम टाइम इन द सेंस हमें कुछ तो चीज़ देनी पड़ेगी ना जिससे हमें पता लगे कि एफिशिएंट रन कर रहा है या नहीं। स्पेस तो अलग चीज़ हो गई। हाँ। लेकिन कुछ एक ऐसा पैरामीटर भी तो होना चाहिए जो बता पाए हमें। मैं बताता हूँ। बेसिकली हम्म, अगर तुम सोचो तो जो इनपुट लेंथ है ना वो कांस्टेंट रहेगी तीनों के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिकर्जन में फिफ्थ टर्म निकालना चाहता हूँ या फिफ्थ टर्म तक का सम निकालना चाहता हूँ तो वो तीनों लैंग्वेजेस में सेम ही जाएगा। समझ आया? हम्म। हाँ तो इसलिए हम बोलते हैं जो हमारा वाई, तुम मान लो अगर बोल रहे कि टाइम कितना लग रहा है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ, ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ इनपुट लेंथ, कि मैं अपने कोड को कितना इनपुट दे रहा हूँ। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अब दो बातें हमें याद रखनी है। पहली चीज़ कि इट इज़ बेसिकली टाइम टेकन टू रन, टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम थम टू रन। दूसरी चीज़ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। इतना क्लियर है सबको? हाँ तो अब हम हमेशा जब भी बात करेंगे दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने की, हम उसकी लेंथ ऑफ, मतलब फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट में बात करेंगे। इतना क्लियर है? चलो, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? नहीं नहीं। हाँ ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यूज़ होती है दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए। दो एल्गोरिथम्स यानी दो कोड जो कि सिमिलर चीज़
को सॉल्व कर रहे हैं उसको करने के लिए, एंड वी टेक इनपुट लेंथ एज अ फंक्शन, और हमें टाइम एंड स्पेस बचानी है, जितनी हम बचा सकते हैं उससे हमें फ़ायदा होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कृष्णा तो प्लेसमेंट में बैठेगा, ध्रुव तेरे को भी अगर इंटर्नशिप में इंटरव्यू आता है, कभी भी जब तुमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे कि इसका कोड लिख के दिखाओ या इसकी अप्रोच बताओ, कुछ भी पूछे रिलेटेड टू योर एल्गोरिथम, वो मेंशन करे या ना करे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तुम्हें हमेशा ही बतानी है। जब भी तुम कोड कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने कोड का कि तुम उनको बताओगे कि सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी। ठीक है। दूसरी टिप जो मैं तुम्हें यहाँ पे देना चाहूँगा इससे रिलेटेड ही, क्योंकि हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहते हैं, व्हाट इज़ अ वे टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। ये मेरे को बहुत बाद में जाके समझ आया कि इंटरव्यू में अप्रोच कैसे करना है प्रॉब्लम को, तो बहुत बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती। तो पहली चीज़ है, पहले हमेशा ब्रूट फोर्स कोड लिखो। किस किस को तुम दोनों में से नहीं पता ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है? नहीं हार्ड पता। कोड ना मुझे। ब्रूट फोर्स इज़ बेसिकली द फर्स्ट अप्रोच, जो भी फर्स्ट तुम्हारे दिमाग में है। हार्ड कोड भी बोल सकता है, हार्ड कोड अलग चीज़ हो जाएगी शायद। हार्ड कोड हार्ड कोड किसका मुझे मतलब अच्छा होगा? मतलब हार्ड कोड मतलब जो प्रॉब्लम दिया मतलब उसको एट द सेंटिमेंट लेवल पे नहीं देखते, बस कि हाँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उस लेवल पे देखो। नहीं नहीं, वैसे नहीं, जो भी फर्स्ट हाँ, करेक्ट अप्रोच तुम्हारे दिमाग में है, ओके। वो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। ठीक है। और ब्रूट फोर्स में तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे इंटरव्यू में, एंड उसके बाद जब ब्रूट फोर्स बता दोगे ना, तो वो तुम्हें खुद बोलेगा कि कैन वी इम्प्रूव दिस फर्दर। तो तुम्हारे दिमाग में होगी अप्रोच, मतलब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि ब्रूट फोर्स क्या होगा, इसका ऑप्टिमल क्या होगा, इतना याद हो जाता है करते करते, या खुद ही आ जाता है समझ। तो उसके बाद तुम ऑप्टिमल पे मूव करोगे। कभी भी पहले ऑप्टिमल मत बताने लगना इंटरव्यू में। ऑप्टिमल इज विच इज़ जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो। वो अभी आगे समझाऊंगा मैं कि कैसे अच्छी हो। ठीक है। ओके। तो ये दिमाग में रखना हमेशा इंटरव्यू, दिस मेक्स अ गुड इम्प्रेशन, कि अच्छा बंदा डायरेक्टली नहीं सोच रहा है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है एंड देन आगे बढ़ रहा है। समझ गए? ओके। तो ये एक फ्लो हमेशा याद रखना। अब इसके बाद हम आते हैं, एक और डेफिनेशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, इधर ही डाल देता हूँ मैं। इज इट इज़ ऑल्सो हाउ मेनी टाइम्स, अब आया कॉस्टल, आज अब वापस खड़ा हो गया। कॉस्टो, हाँ भैया, सॉरी लेट हो गया था। कल से लेट नहीं होना चाहिए, पूरा हाँ जी, हाँ ऑफिस जी, बनाना बिल्कुल। पड़ेगा मेरे को। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ पर हो अभी वहां से कंटिन्यू करो, मैं नहीं, कैचअप कर आगे का कल से। कैसे बताऊंगा तेरे को? है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। हाँ हाँ, सही है। ठीक है। सही है। यार बट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए बोलता हूँ टाइम पे आया करो। थोड़ा काम में अटक गया था, आ जाता नहीं तो टाइम। अच्छा ठीक है, अब मैं तेरे को, भाई बाकी दोनों को दिक्कत ना हो तो मैं हल्का से जिस्ट दे दूंगा इसको। ठीक हाँ है। हाँ। हाँ। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा। पढ़ रखी है तूने पहले या नहीं? हाँ, पढ़ रखी है भैया। थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी होगी, तो उसी में ही जो हमारा, मैं जिस्ट फटाफट दूंगा। पहली हम्म। चीज़, जो भी हम कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फिबोनेसी का कोड लिख रहा हूँ, करेक्ट? हम्म। तो फिबोनेसी का बहुत सारी अप्रोच हो सकती है लिखने के लिए। एक मैं रिकर्जन हम्म, से लिख सकता हूँ कोड, एक मैं ठीक है। एक लूप के थ्रू लिख सकता हूँ, है ना? हाँ तो मेरा गोल क्या है यहाँ पे? मेरा गोल ये है कि मेरे को कम से कम टाइम में कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, और हाँ मेरी कम से कम मेमोरी यूज़ होनी चाहिए। हाँ। करेक्ट? तभी मेरा करेक्ट। कोड एफिशिएंट होगा। तभी एफिशिएंट होगा। बस, तो ये हमारा गोल है। तो ठीक मैं है। इनसे ये सवाल पूछा कि मान ले मैंने फिबोनेची का रिकर्जन कोड लिखा, हम्म। तो मैंने सीपीपी में लिखा सेम कोड, हम्म। फिर मैंने सेम हम्म। कोड जावा में लिखा, फिर हम्म। मैंने सेम कोड पाइथन में लिखा। अच्छा। ठीक है। तो क्या हाँ, तेरे हिसाब से तीनों में सेम टाइम लगेगा उसको चलने के लिए? अगर सेम सेम कोड है, सेम आपका कोड है, बट सेम कोड है तो मेरे ख्याल से सेम टाइम लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेम टाइम लगेगा पक्का? हाँ। अच्छा, तेरे को एग्जीक्यूशन टाइम पता है क्या होता है? जो जितनी देर में पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, मेन पार्ट, मेन हाँ, फंक्शन कोड।
तो हाँ सीपीपी में अलग लगता है, जावा में अलग लगता है और पाइथन में अलग लगता है। क्यों? अच्छा क्योंकि तीनों के कोड चलाने के तरीके अलग हैं। अच्छा। सीपीपी क्या करता है? कंपाइलेशन करता है। हम्म। कंपाइलेशन का मतलब क्या हुआ? कंपाइलेशन का मतलब कन्वर्टिंग व्हाट वी हैव रिटन इनटू, जो ऐसी लैंग्वेज जो कंपाइलर रीड कर सके। जो कंप्यूटर रीड कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर रीड कर सके। हाँ, तो वो सब में ही होता है वैसे। बेसिकली कंपाइलेशन का मतलब क्या है? अच्छा, दोनों बाकी दो जो लोग हैं, ध्रुव और कृष्णा, ये भी ध्यान रख लो, मेरे दोस्तों से इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और अच्छा इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम हाई लेवल पूछते हैं, उनके लिए हम्म। फाउंडेशन बहुत मैटर करता है। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो कंपाइलेशन का मतलब होता है कौस्तुभ कि मान ले कोई पीस ऑफ कोड मैंने जो लिखा है वो पूरा कंपाइल होगा, फिर उसमें से एरर निकालेंगे, एरर ठीक करता है बंदा, फिर वो कोड चलता है। ठीक है, पूरा कंपाइल का क्या मतलब है? समझाता हूँ यार, तुम्हें दिखाई देता है ठीक। एटम। एटम तो मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, हाँ स्क्रीन खुल गया। हाँ, तो मान ले ये जो कोड साइड में लिखा है ना मैंने, ये दिख रहा है हम्म। कोड? हाँ ठीक। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हो गया, हल्का सा लेते हैं। हाँ, अभी बेसिक से ही एकदम लेते हैं। ये कोड हो गया, ठीक है। हाँ। तो इस कोड में मेरा जब कंपाइलर चलेगा तो वो भाई पहली हम्म। लाइन को रीड करेगा। अच्छा, पहली लाइन रीड करते ही क्या होगा? आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड हो गई, ठीक है। हम्म। ये हम्म। स्पेस पैरामीटर भी इंक्लूड हो गया। फिर हम्म। इसको भी पढ़ लिया। अब मान ले मैं यहाँ लिख देता सी इन ऐसे करके, ये हम्म। मैंने गलत लिखा हुआ है ना? गलत है ना ये? हाँ, गलत है ना? सी इन का साइन दूसरी साइड होता है ना? दूसरी साइड होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक हम्म। है। मैंने ऐसे कर लिया। अब ये गलती है, ये हम्म। एरर है। तो हम्म। कंपाइलर क्या करेगा? इस एरर को नोट करके रख लेगा। अच्छा नोट द एरर्स विद लाइन नंबर, ठीक है। ठीक है। हाँ। लाइन नंबर की 7th लाइन में एरर है। हम्म। समझ आ गया? समझ फिर आ आगे गया। बढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा। अब जब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हम्म। ठीक है। तो ये देख, ये आया लाइन नंबर 7, हम्म। एरर आ गया। एरर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसने पूरा कोड पढ़ लिया है। हम्म। उसके बाद इसने बताया कि 7वें लाइन पे एरर है। अच्छा। अभी यही मैं पाइथन का कोड लिखता ना, पाइथन हाँ। एक इंटरप्रेटर है। अच्छा। पाइथन क्या करेगा? ये लाइन पढ़ी उसने, हाँ। फिर ये पाइथन का कोड नहीं है बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाँ। एरर के टर्म्स में। तो फिर उसने ये लाइन पढ़ी, उसको यहाँ हम्म। एरर दिखा, भाई वो हम्म। यहीं स्टॉप हो जाएगा, वो नीचे अच्छा हाँ, पढ़ेगा ही नहीं, समझ उसको गया। मतलब ही नहीं है नीचे का। वो बोलेगा पहले भाई इसको ठीक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। ये डिफरेंस है। इंटरप्रेटर का मतलब हो गया लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन का मतलब हो गया पूरा कोड कंपाइल करके देन कंपाइलर विल थ्रो सारे एरर्स विद लाइन हम्म। नंबर्स। समझ गया। समझ गया? समझ गया। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक। जावा क्या करते हैं? जावा का गेम ही अलग है। जावा पहले क्या करते हैं? कंपाइल करता है और उसको हम्म। बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर हम्म। उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करता है। मतलब दोनों अच्छा, चीज़ें करता है। साथ के साथ। हाँ, साथ साथ। ठीक। तो वो तुम आगे जाके पढ़ोगे, लाइक जिसने भी जावा पढ़ोगी, मशीन इज अ ओ सॉरी जावा इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब अच्छा। मैंने जावा का कोड लिखा और तेरे पास लिनक्स है, मेरे पास विंडोज़ है, किसी के पास और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उस मैक ओएस है मान ले, मैं जावा हम्म। की फाइल अगर ये बाइट कोड वाली फाइल उनको भेज दूंगा ना, तो हम्म। हर एक मशीन के अंदर एक जावा वर्चुअल मशीन होती है जो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगी और वो चल जाएगा। लेकिन सीपीपी और पाइथन के साथ ऐसा नहीं होगा। अच्छा। तभी सीपीपी एंड, ये भी लिख देता हूँ मैंने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो सीपीपी एंड पाइथन आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन टू मशीन ठीक है। डिपेंड करेगा। पाइथन को भी लिख देता हूँ, मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है।
समझ गया। यस, जावा जावा इज अ मशीन इंडिपेंडेंट मशीन लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट। ये इंटरव्यू में पूछे जाती हैं सब चीज़ें, तो ये बेसिक से ही हम कर लें तो बेटर है। तो अब तू बता, मैंने तेरे को बता दिया कि कैसे चलता है, कि क्या ये तीनों के अंदर सेम हम्म। टाइम लगेगा या नहीं, एक एक ही नहीं, कोड का है, डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। लगेगा ना। हाँ। तो अब हमें अब हमें गोल क्या है, कि मान ले मेरे को दो यही एल्गोरिथम दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मतलब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंपेयर करना, कि रोबस्ट हाँ। किस में है। हाँ। या फिर फिबोनेसी के लिखने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, रिकर्जन में लिख सकता हूँ, इटरेटिव लिख सकता हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ इसके लिए। तो मेरे को हम्म। कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा बेस्ट है, प्रोवाइडेड दैट कि हर एक लैंग्वेज में अलग टाइम लग रहा है, समझ रहा है। समझ रहा हूँ। तो क्या मैं एग्जीक्यूशन टाइम को एक फैक्टर ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। नहीं ले सकता, क्यों? अगर उसका, क्योंकि अच्छा टाइम अलग तीनों अलग लैंग्वेजेस लगा में है। एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, अच्छा ठीक है, हाँ, समझ गया समझ गया समझ समझ गया। गया ना। तो समझ गया, तो एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन टाइम टाइम इज लैंग्वेज नॉट अ डिपेंडेंट। इज नॉट अ फैक्टर, लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं, तो ठीक है, हाँ वही मान के चल ले, तो वो एक फैक्टर नहीं हो सकता। समझ तो गया। हम क्या फैक्टर ले सकते हैं, हम एक ऐसा फैक्टर ले सकते हैं जो तीनों लैंग्वेजेस में कॉमन है। या ठीक। मतलब अगर मैं तेरे से कंपेयर कर रहा हूँ, मान ले एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। मेरे और तेरे बीच में एक फैक्टर कॉमन है जो कि है सीजीपीए, करेक्ट। हम्म। हम्म। तो अगर मैं बोलूँ तेरी सीजीपीए ज़्यादा है, मेरी सीजीपीए कम है, तो मैं बता हम्म। पाऊंगा ना कि तू अच्छा है, मैं थोड़ा कम बेटर हूँ, करेक्ट। हम्म। एक कॉमन करेक्ट। पैरामीटर अगर हमें मिल जाए तो हम कंपेयर कर हाँ। सकते हैं एल्गोरिथम्स को। हाँ कंपेयर कर सकते हो। तो वो कॉमन पैरामीटर हमारा है इनपुट लेंथ। अच्छा। समझ गया कैसे? मान ले मेरे को फिबोनेसी में फिफ्थ टर्म तक का सम निकालना है, हम्म। तो वो तो तीनों अप्रोचेस के अंदर सेम ही रहने वाला है ना। सही है। तो मैं क्या वो ले सकता हूँ एक फैक्टर? हाँ ले सकते हो। वही बात की हमने कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो हमें टाइम बताता है एल्गोरिथम कितनी देर में रन होगा, एंड दूसरा हाँ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। कंसेप्शन समझ गया। कितने में समझ आ गया? हाँ तो पूरा समझ आ गया। अब मैं बस इनको ये समझा रहा था कि कभी, अच्छा दूसरी चीज़ एक और इनको मैंने ये बताई कि कभी भी जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, कभी भी आगे एक हम्म। साल में, 1.5 साल में, कोई भी इंटरव्यू ऑफ कैंपस हो, तो हम्म। हमेशा कोड लिखने के बाद इंटरव्यूअर को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, चाहे वो सामने से अच्छा। पूछे चाहे ना पूछे। ठीक तुम्हारा है। वो जॉब है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एल्गोरिथम, करेक्ट। तो ये करेक्ट। चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है आज से, कि कभी कोई भी कोड पूछ रहा है तो उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बताएंगे। सेकेंड ठीक थिंग, है। कोई भी प्रॉब्लम अगर इंटरव्यूअर देता है क्वेश्चन, मतलब कोड में तुम्हें, लाइक पेपर जो भी है इंटरव्यू में देता है, उसको अप्रोच करने का तरीका क्या है? तो पहला तो है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है तेरे हिसाब से? अ, देख रखा है वैसे। मतलब बेसिकली मैं जो सिंपल भी बताऊं, अगर मैं तेरे को नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम दे दूं कोई भी, कि मान ले तेरे को सब्जी लेने जाना हाँ। है आज, हम्म। ठीक है, तेरे पास डिफरेंट हम्म। पाथ हो सकते हैं जाने के ना, हम्म। एक जगह पे पहुंचने के लिए हम्म। बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं ना। लेकिन पहला हम्म। रूट हम्म। जो तेरे दिमाग में आया कि भाई मैं इधर से जाऊंगा, तूने कुछ और कंसिडर किया ही हम्म। नहीं कि मेरे को यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा या स्पेस ज़्यादा लगेगा, या समझ रहा है, कुछ नहीं हम्म। कंसिडर किया तूने। तूने कहा कि भाई मैं जाना है, बस इसी इसी रूट से जाना है। उसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स। मतलब पहला प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने कुछ नहीं सोचा, हाँ। तुमने ये नहीं सोचा कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लग रहा है, क्या होने वाला है, वो ब्रूट हम्म। फोर्स अप्रोच है। तो हमेशा ठीक। इंटरव्यूअर को पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच दो, अनटिल एंड अनलेस वो सामने से ही पहले बोल दे कि मुझे ऑप्टिमल बता। अच्छा। जब तुम ब्रूट फोर्स बता दोगे उसके बाद ऑप्टिमल पे मूव करो, ठीक है। ठीक। ठीक अब है। ये कैसे मूव करेंगे ये आगे मैं अभी समझाऊंगा, बस इतना ही पढ़ाई हम्म। कर हमने, ठीक है। ठीक है। बाकी दो लोग हैं अवेलेबल, एक बार ज़रा बता दो, सो तो नहीं गए? ध्रुव और ये भी कृतिक। आप टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक और डेफिनेशन बता दो। अच्छा हाँ, वो बता रहा हूँ। तो इतना क्लियर हो गया सबको अभी तक? सब सेम पेज पे हाँ हैं? भैया क्लियर। क्लियर क्लियर। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अब मैं आगे एक और डेफिनेशन बता रहा था जो तुम्हें काम आएगी बहुत। दैट इज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर्स, इट कंसिडर्स
हाउ मेनी टाइम्स ईच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन एन एल्गोरिथम। इसको मैं थोड़ा साइड कर दूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है अभी आगे समझेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करेंगे ना, तब मैं इसका मतलब बताऊंगा। बट अभी के लिए ध्यान में रखो कि वो कंसिडर करता है, और अगर तुम दिमाग में बिठा सकते हो तो बिठा लो। तुमको जब मैं पहले प्रॉब्लम दूंगा तो तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने ये डेफिनेशन दी है कि जितनी भी टाइम लग रहा है हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का, उनका जो समेशन होता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी पूरे कोड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को जितना टाइम इसको चलाने के लिए लग रहा है, इसको चलाने के लिए लग रहा है, इसको चलाने के लिए लग रहा है, और इसको चलाने के लिए लग रहा है, इन सब का समेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा मेरे को इस कोड की, जो कि है सम ऑफ टू नंबर्स। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, मेरा करेक्ट। समझ आ गया सब। अब आगे बढ़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो तुमने भी शायद पढ़ा होगा, देर आर 3 ways टू डिनोट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 3 नोटेशन होते हैं। कोई बताना चाहेगा? किसी को याद हो कुछ भी हल्का फुल्का? बिग O होता है, एक स्मॉल होता है, बिगो, ठीक है, बिगो। और ओमेगा भी होता है। ओमेगा भी होता है, ठीक है। और स्मॉल नहीं होता? स्मॉल नहीं होता। बिगो, ओमेगा, ठीक है। चलो आओ, दो ठीक बताइए ग्रुप में। एक होती है बिगो, एक होती है थीटा, हाँ, थीटा। थीटा एंड एक होती है हमारी ओमेगा। अच्छा, अब तुम्हें क्लास में आई डोंट नो ये कवर किया है या नहीं, जिसकी भी जब भी तुमने अपना कोर्स वोर्स पढ़ा है, इट्स लाइक मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है। लाइक उतना ही हम जाने तो बेटर है, बहुत क्लैरिटी देगी, क्योंकि वो फिर डिफरेंस आ जाता है। लाइक तुम अगर गेट के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये सब डिटेल में पता होना चाहिए, बट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इससे इतना डिटेल में हमें नहीं जानना है। मैं तो बेसिक बेसिक तुम्हें बता देता हूँ। तो बिगो जो है वो तुम्हारा अपर बाउंड कंसिडर करता है। अपर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब क्या है? वर्स्ट केस। इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ मैं। वर्स्ट केस, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम जब तुम्हारे पास आती है, तुम उसका वर्स्ट केस सोच लो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तुम्हारी कई करी हुई चीज़ से एग्जांपल लूँगा। इसमें हो जाएगा क्या, या पेन लूँ, पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो लीनियर सर्च किस किसने पढ़ा है? सब नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ। हाँ, लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरी एरे है, करेक्ट। हाँ। तो अरे के अंदर बेसिकली मान लो n एलिमेंट्स हैं। तो इसमें वर्स्ट केस क्या हो सकता है? मान लो मेरे को एक एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी वैल्यू है 34 इस एरे के अंदर, और इस एरे में एलिमेंट्स हैं अपने 1 2 सो ऑन 10 करके। इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है? सारे एलिमेंट्स देख लिए फिर भी नहीं। हाँ, ये एक वर्स्ट केस है। और कोई वर्स्ट केस? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है। करेक्ट। तो ये चीज़ बाकी दोनों को समझ आई? कॉस्ट ऑफ पूछता हूँ। हाँ साहिल। पर नहीं समझ आ गई। हैं? हाँ जाएगी समझ, हाँ समझ में आ गई। बिगो अपर बाउंड वर्स्ट केस लेता है। हाँ, अरे वो ये वाला जो लीनियर सर्च वाला ध्रुव ने 2 पॉइंट्स बोले। अच्छा, क्या बोला एक बार? ध्रुव की आवाज कट गई। अच्छा, बोल ध्रुव, वापस बोल एक बार। ध्रुव वापस। ठीक है कि या तो एरे में है ही नहीं 34, या हाँ है तो लास्ट एलिमेंट है। हाँ, ये हो तो ये गया वर्स्ट केस हो फर्स्ट। गया उसमें। है ना? तो हाँ। बेसिकली इसमें हमने क्या सोचा कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है ना? सबसे खराब सिचुएशन में या तो एलिमेंट यहाँ मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। करेक्ट? हम्म। वही करेक्ट। बस बिग ओ है। ठीक। कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हें दे रखी है, उसका वर्स्ट केस सोच लो कि ये वर्स्ट केस होगा, बस दैट्स इट। ठीक है? तो समझ गया। ये बिगो नोटेशन में आता है। थीटा नोटेशन क्या बोलता है, वो एवरेज केस कंसिडर करता है।
अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले ओमेगा बताता हूँ फिर इस पे आऊँगा। ओमेगा क्या करता है, लोअर बाउंड होता है, लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस, बेस्ट केस। करेक्ट। तो इसमें बेस्ट केस क्या हो जाएगा ये लीनियर सर्च के अंदर? पहला ही फर्स्ट हाँ, पहला पहला एलिमेंट, एलिमेंट हो जाएगा। ये मतलब मान लो मेरे को 34 ढूंढना था, 34 यहीं का यहीं मिल गया, करेक्ट। हाँ। तो ये हाँ, बेस्ट केस हो जाएगा। तो बिग हम्म, और ओमेगा समझ आ गया तुम्हें? आ गया। अच्छा, अब आगे। थीटा का क्या है, इट इज़ द एवरेज केस, मतलब दोनों का एवरेज होता है। अब वो निकालते कैसे वो नहीं बताऊंगा, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है थोड़ी सी, बट इट मान के चलो दैट विल बी मोर क्लोज टूवर्ड्स द बिग ओ, मतलब जो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, उसके हम्म करीब ही थीटा की ओ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ऐसा रू थीटा का कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? मेरा क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ, पहले तो क्वेश्चन मतलब समझ आना इंपॉर्टेंट है। मेरे को क्या लगता है ये इसलिए होता होगा क्योंकि मान लो फर्स्ट एलिमेंट को ढूंढा, मान लो हाँ 1 लगा अपने को टाइम, है ना? हाँ और आगे बढ़ते गए, मतलब 1 हर एलिमेंट पे अगर रखे देखें 1 2 हाँ 3 4 तो ये छोटे नंबर है। हाँ और आगे जो हाफ से आगे जाओगे आप, तो हाँ वहाँ पे n/2+1 n/2+2 से लेके n तक है, तो वो बड़े नंबर है। तो इनका ओके। जब अपन एक वेटेड मीन एवरेज लेंगे तो वो अ, बड़े वाले की साइड ही जाएगा। तुमने वो इनकी टर्म्स में सोच लिया ना, नंबर्स की टर्म्स में? नहीं नहीं, जैसे मान लो अपन को लीनियर सर्च कर रहे हैं, हाँ तो हाँ अगर फर्स्ट ही निकल जाए तो अपने को हाँ, 1 लगा टाइम, फॉर एग्जांपल 1 करेक्ट टाइम करेक्ट लगा। करेक्ट सेकंड ढूंढने गए तो सेकंड 2 टाइम लगा। करेक्ट। थर्ड करने गए तो 3 टाइम लगा। समझ गया ऐसे समझ मैं गया। मान रहा हूँ एवरेज केस निकलेगा कि सारे केसेस में क्या क्या सही रहेगा और सही उसका बोल रहा मीन है। है। ये सबको समझ आया तो जो अच्छा। ध्रुव हाँ ने बोला? हाँ मैं हाँ बताता हूँ, एक बार बता ही देता हूँ फिर भी। ध्रुव ये बोल रहा है कि इसको ढूंढने के लिए मेरे को लग रहा है ओ ऑफ वन टाइम, ठीक है, हम्म क्योंकि मेरे को ये पहला एलिमेंट ही, मान लो इसको ढूंढने के लिए मेरे को लग रहा है ओ ऑफ टू टाइम, ठीक है। ऐसे करते हम्म करते इसको ढूंढने के लिए मेरे को लगेगा ओ ऑफ एन टाइम। हम्म तो इन सारे टाइम्स का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी, दैट इज योर एवरेज केस। हाँ, समझ गए? समझ गए सारे? समझ। एक बार बताना। अच्छा, मतलब ये ओ ऑफ देख, वन, ओ ऑफ टू से ओ ऑफ एन, तो लास्ट तक जाते जाते अगर मेरे को मान लो लास्ट में मिल रहा है, लास्ट हाँ के कुछ एलिमेंट्स में, हाँ तो हाँ, उस जो उसका यार एवरेज होगा वो। मैं तेरे को आराम से, समझ- ये छोड़ दे, हाँ, ओ ऑफ वन ओ ऑफ टू छोड़ दे, मैं तेरे को हम्म जेनरिक वे में बताता हूँ। हम्म हर एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए जितना टाइम लगेगा ना, हम्म उन सब का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम्म, समझ गया? हाँ समझ गया। मतलब वन, अगर मान ली ये एलिमेंट मेरे को ढूंढना है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, इसकी हम्म क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, टिल एंड तक, हम्म डिवाइडेड बाय जितने एलिमेंट्स हैं, जो भी जितने टोटल हमने ढूंढे, हम्म, जितनी बार ढूंढा। समझ गया? समझ गया। वही तो एक एवरेज केस होगा ना। हाँ सही कह रहे हो। वही वही समझा रहे ध्रुव, सही बोला ना ठीक ध्रुव ठीक। मैंने जो तू बोल रहा था? हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ओके। तो ये समझा रहे हैं, दैट इज एवरेज केस। एंड तुमने ये देखा होगा यूजुअली ये वर्स्ट केस के पास ही रहता है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मान लो हम हाइट का भी एवरेज निकालते हैं, तो जिसकी हाँ हाइट बड़ी होती है वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा मेरे एवरेज के अंदर, हाँ कंपेयर टू जिसकी ये हाइट कम है ना। तो हाँ, मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा प्रूफ? समझ गया। सही है। बस वही समझा रहे हैं। तो हम्म, ये तीन टाइप की नोटेशन होती है, हमें बस फोकस करना है इस नोटेशन पे, यही हमारे काम की है। ठीक। क्योंकि अगर वर्स्ट केस हमें पता लग गया तो बाकी दोनों तो कवर हो ही जाएंगे अपने आप उसके अंदर। हम्म, हमें इसको संभालना है, हमें इसकी टाइम और स्पेस एफिशिएंट बनाना है। समझ ठीक। गए? तो समझ गया। ये हमारा है तीन नोटेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी मैं बस एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नोटेशन जो होती हैं बिग ओ के अंदर, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन ख़त्म करेंगे क्लास, ठीक है? ठीक। तो ठीक। ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो कॉमन नोटेशंस हैं वो मैं समझाता हूँ, उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता
पहली हमारी हो गई O ऑफ 1, ठीक है। O ऑफ 1 कब बोलते हैं हम? कभी भी तुम अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, इंट ए, कैर ए, ठीक है, फ्लोट ए, ये सब जो टाइम लेती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, वो हमेशा कांस्टेंट टाइम होगा। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने मान ले इंट ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, करेक्ट। तो इंट ए नाम का जब मैं वेरिएबल बना रहा हूँ तो ये मेमोरी के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर आके एक स्पेस ले लेगा और यहाँ बैठ जाएगा, और जब भी मेरा कंपाइलर बुलाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कांस्टेंट टाइम के अंदर, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा। इसकी वैल्यू तो अंदर जो भी हो, मान ले मैं 10 दे रहा हूँ, 15 दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, 30 दे रहा हूँ, करेक्ट। तो ये चेंज नहीं होगी वैल्यू, मतलब वैल्यू भले ही चेंज हो रहा है लेकिन वो मेमोरी तो देख 4 बाइट की ले रहा है ना, हाँ तो उसमें कोई डायनेमिक चीज़ है ही नहीं ये बदल सकता हो, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट टाइम लेगा। तो कहीं भी जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, इंट ए कॉमा बी, ये डिक्लेरेशन मेरा O ऑफ 1 टाइम लेती है, समझ गए। और सी आउट, ये सब O ऑफ 1 टाइम लेते हैं। ये मैंने A प्लस बी भी लिख दिया, ये भी O ऑफ 1 टाइम लेते हैं, हाँ ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ फिर अब इसके बाद जो हम आते हैं वो है, अच्छा एक और ट्विस्टिंग क्वेश्चन होता है इसमें, थोड़ा इसी में ताकि तुम बता पाओ, यहाँ यही लिखता हूँ इसमें। हाँ, तो इसकी मेरे को बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई लेस देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ 10 होगी। क्या होगी? O ऑफ 10। O ऑफ 10 होगी। हाँ तो O ऑफ 10 भी कांस्टेंट ही है ना एक, हाँ मतलब मैं कितनी बार भी ये कोड चला दूँ 10 बार ही चलेगा ना, 10 से ज़्यादा बार तो नहीं चलेगा, 10 से कम बार भी नहीं चलेगा, कांस्टेंट ही हो गई ना। तो इसको मैं O ऑफ 1 लिख सकता हूँ, समझ हाँ गए? सही बात, सही बात। अच्छा समझ गए दोनों, और तीनों मतलब हाँ कृष्णा भी है। तो ये O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हम मूव करते हैं, मतलब इतना तुम्हें समझ आ गया है। हम हाँ नेक्स्ट पे मूव हाँ करते हैं, दैट इज थोड़ा आज यार दिक्कत हो रहा है मेरे को लिखने वगैरह में, पहली बार लिख रहा हूँ मैं, हो जाएगा वो। नेक्स्ट इज O ऑफ n। अब तुम बताओ O ऑफ n क्या हो सकती है, कोई कोड बता सकते हो या ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई करना चाहो। और आई जैसे वही फॉर लूप लिखा था आपने, उसमें 10 की जगह अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करूँ, जनरलाइज कर दूँ 10 बार n, हाँ तो वो O ऑफ n यही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। करेक्ट। तो i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड अगर इसके अंदर मैं लिख दूँ सी आउट हेलो, है ना। तो ये n हो जाएगी, क्यों n होगी? अब जैसे तूने बताया ना जनरलाइज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी से इनपुट ले रहा हूँ, लाइक इधर ही लिख लेता हूँ मैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें ही हमने n डाल दिया। क्यों n डाल दिया? क्योंकि मैं यहाँ पे n की कोई वैल्यू यूज़र से ले रहा हूँगा जो कि वेरी कर जाएगी, मतलब यूज़र यहाँ पे 10 भी डाल सकता है ना, 100 भी डाल। 100 भी डाल सकता है, 1000 भी डाल सकता है, तो इट्स अप टू द यूज़र। तो इसलिए वो n हो जाएगा, कि जितना इनपुट दिया उतनी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ठीक है। तो हाँ इसमें O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इतना हमें क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, हाँ हाँ पूछता हाँ हूँ। ठीक है। मेरे ख्याल से कृष्णा को तो आता ही होगा, बट नहीं भी आता कोई झिझक नहीं है, जिसको जहाँ रोकना है उस टाइम पे रोको। अच्छा इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को जो अगली वाली है, वो है O ऑफ लॉग n। अच्छा अब इसका कौन एग्जांपल देगा मेरे को, पढ़ रखा है तुम लोगों ने? तो वो था ना है डिवाइड एंड रूल वाली जो डिवाइड एंड कॉन्कर,
डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। इसमें तो नहीं, मर्ज सॉर्ट बोलता तो भी मैं सोचता। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की एन लॉग एन होती है, एन बट लॉग स्टिल, एन। हाँ बट स्टिल लॉग एन आ रहा है तो एक्सप्लेन, वो डिवाइड एंड कॉन्कर जो तूने बोला ना वो सही बोला, वो लॉग एन है, तो मैं वो कंसिडर कर लूँगा। और कोई एल्गोरिथम कर रखे हैं यार तुमने, सर्च की एल्गोरिथम ऐसे ही। बाइनरी बाइनरी सर्च में थोड़ी, यस, बाइनरी बाइनरी सर्च में सर्च, कौन सा? बाइनरी सर्च, करेक्ट। तो बाइनरी सर्च की होती है, अभी हम सब पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं, पूरे कोर्स में पढ़ेंगे बैठ के, तब तुम्हें बहुत अच्छे से आएगा वो। बाइनरी कोर्स की होती है, सर्च की, सॉरी, मर्ज सॉर्ट की होती है, मर्ज सॉर्ट की होती है एंड लॉगिन, बट लॉगिन आ रहा है तो हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इसको भी एक कोड लिख के दिखाऊंगा और पूरा कोड स्निपेट लिख के एक्सप्लेन करता हूँ ड्राई रन करके। देखो, तो इसके लिए मान लो मैंने ये कोड लिख दिया, अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग 3-4 मिनट लो, कोड को खुद ड्राई रन करो और मेरे को फिर एक्सप्लेन करेगा कोई कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ठीक। पहले मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है, इस कोड की मैं तुम्हें बोल रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है। अब लॉग एन कैसा है वो तुम लोग समझाओगे, तो 2-3 मिनट का टाइम ले लो, एंड बोलना मत, हैंड रेस करना बस। अच्छा, कोड दिखाना नहीं है, सॉरी। भैया, हम्म। आपको i इज इक्वल्स टू n और फिर i ग्रेटर देन 1 लिखना चाहिए ना मेरे हिसाब से। क्या बोल रहा है? i इज इक्वल्स टू n फिर i ग्रेटर देन 1, वैसा आएगा, सॉरी सॉरी क्योंकि सॉरी, आप i बाय 2 से करोगे। करेक्ट करेक्ट, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिखना चाहिए, हाँ। हाँ। ज़्यादा फास्ट तो नहीं भाग रहा ना मैं? नहीं। नहीं नहीं, मैं बोलूँ भैया? बोल। जैसे सीधे तरीके से तो पता नहीं, लेकिन रिवर्स अगर देखूं तो मान लो मैंने n इज इक्वल टू 10 लिया एग्जाम्पल, हाँ, ठीक और है, फिर मैं हर बार उसको बाय टू करता जा रहा हूँ, ठीक और है, ग्रेटर देन 1 पे होएगा जब रुक जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये पता लगाना है कि कितने आइटरेशंस होंगे उसमें, तो मैं अगर उसमें log 2 ले लेता हूँ, हाँ, log बेस 2, तो मेरे हाँ, को ये पता चल जाएगा कि वो वाला स्टेटमेंट कितनी बार रन होएगा। सही बोल रहा है। हम्म। ठीक है, प्रूफ तू ट्राई करना चाहेगा?
है, मेरा लॉजिक ऐसा है कि अपन एक बार अगर कंसिडर कर लें n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k, अगर ठीक है अपन एक बार कंसिडर कर लें ठीक है किसी भी 2 टू द पावर k, या उससे मतलब उसको अगर अपन 2 टू द पावर k के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है ठीक है तो वो ये वाला जो कोड है वो k टाइम्स चलेगा। सेम बात हो गई, मतलब सेम हाँ बोल रहा है तूने, एक जेनरिक टर्म ले ली, उसने एक केस ले लिया कि 10 ले लेते हैं, दैट इज़ द सेम थिंग। हाँ क्योंकि फॉर एग्जांपल जो बात तुम दोनों बोल रहे हो उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो लॉग बेस 2 ले लेना है इसको, n हाँ इक्वल टू मान ली k ले ले, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर k ही बनेगा मैथमेटिकली भी। हाँ। सेम ही चीज़ है दोनों जो बोल रहे हो। हाँ। कृष्णा तू ट्राई करना चाहेगा? नहीं नहीं। ठीक है, तो अच्छा इसको जो मैं बोल रहा हूँ ना कॉस्टोप, तूने जो बोला, तूने मैथमेटिकली सोचा है, मैं हम्म तेरे को ड्राई रन करके दिखाता हूँ। हम्म तो हम मान के चल लेते हैं कि n इक्वल टू 8 है, करेक्ट? तो जब हम्म, n इक्वल टू 8 होगा तो हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो बस मैं w लिखूंगा प्रिंट के लिए ना, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। तो हाँ अभी n इक्वल टू 8 है तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसके लिए चलेगा, ठीक है? फिर उसके हम्म, बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ 1 उसके लिए चलेगा। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना? 2 पे भी चलेगा। फिर 1 हो जाएगी तो 1 के लिए भी चलेगा। फिर हम्म, 1 के बाद जब हाफ जाएगा तो डेसिमल इंटीजर है तो 0 हो जाएगा, है ना? हाँ। हाँ क्योंकि इंटीजर है। तो अब क्या होगा, कितनी बार चला ये कोड? 4 बार। 4 बार चला। तो वही चीज़ है जो तुम दोनों बोल रहे थे, अगर मैं log 2 लूँ, हम्म, एक मिनट, log 2, जब इसको बेस मान लेना 2 ऑफ हाँ 8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। 3 तो log हमें मतलब क्लियरली बता रहा है कि ये कोड कितनी बारी चल रहा है 3 हाँ ना? और दूसरी बात, अब मैं तुम्हें एक जेनरिक परसेप्शन दे रहा हूँ, किसी भी कोड में, किसी भी कोड में कहीं पे भी हो, अगर तुम्हें दिख रहा है कि आधी टर्म्स कट रही हैं हम्म, या आधी टर्म्स जो हैं वो डबल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम्म, तुम्हारे दिमाग में पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ 100% मतलब करीबन करीबन लॉग एन हो सकती है। हो सकती है। समझ रहे हो? ठीक है। तो बाइनरी सर्च का एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में मान लीजिए एरे है, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, बेसिक तो आइडिया होगा ही सबको। ये लो होता है ना? हाँ ये हाई होता है हमारा। तो हम पहले क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, मान लेते हैं, सॉरी सॉरी। कोई नहीं, ये हाई है, तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, फॉर एग्जांपल हमें 34 सर्च करना है, 34 से क्या ऑब्जेक्शन है मुझे नहीं पता, बट ठीक है, 34 सर्च करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले लो प्लस हाई बाई 2 करते हैं, तो हम एक मिड वैल्यू निकालते हैं, है ना? और जब हम हाँ लो मिड वैल्यू निकालते हैं, तो हम उस मिड वैल्यू से इस 34 को कंपेयर करते हैं और हम फिर डिसाइड करते हैं कि मैं या ये वाला हिस्सा लूँगा या फिर मैं ये वाला हिस्सा लूँगा, करेक्ट? तो करेक्ट। अगर मैं ये वाला हिस्सा लेता हूँ तो मेरा ये वाला हाफ तो कट ही गया ना। तो अगर हाँ मेरे पास हाँ 10 टर्म्स थी, तो अब तो मैं सिर्फ 5 पे कंपेयर करूँगा ना। समझ रहे हाँ हो? सही करो। इस 5 में से भी और आधा कट जाएगा, फिर और आधा हाँ कट जाएगा, हाँ तो आधा आधा कटता जा रहा है ना। हाँ तो क्या इसकी लॉग एन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जस्टिफाइबल है या नहीं? जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल। इसलिए बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है। समझ गए? समझ गया। मेरे ख्याल से अब कभी रटना नहीं पड़ेगा इसे। नहीं। हाँ, तो ये है यस। लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अच्छा, अब तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, ये मेरे से भाई एमसीक्यू में पूछा गया था, ये सब एमसीक्यू में बहुत आता है, ठीक है? मतलब जब तुम इंटर वो ओके। जब टेस्ट वेस्ट दोगे कंपनीज के, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, थोड़ा दिमाग लगाना। इससे देखता हूँ इस बार।
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग बेस 3 का सर। किसने बोला ये? मैंने मैंने कौन? ध्रुव यार। हाँ सही है। अब कौस्तभ तू समझा सकता है कि क्यों 3 होगा? जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि 10 मैंने या 1000 ले रहा हूँ या 100 ले रहा हूँ, तो मेरे को हर बार आधा करता जा रहा हूँ, तो मैं लॉग बेस 2 के हिसाब से n लूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आइट्रेशन रन आएगी, जहाँ पे स्टेटमेंट रन होएगा। वैसे यहाँ पे हर बार जो है आई मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो हाँ मेरे को लॉग बेस 3 अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितनी बार वो स्टेटमेंट रन होएगा। करेक्ट। तो ये इंटरव्यू ट्विस्ट मारता है इस पे। मेरे से भाई मेक माई ट्रिप पे पूछ लिया था कि ऐसे क्वेश्चन देके कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी 5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये रटना मत कि log n मतलब log n ही होती है, वो बेस 2 है, ये बेस 3 है। ठीक है, हाँ। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। हाँ भैया। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी आई थिंक एन स्क्वायर, उसमें भी तुम कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे? 2DL क्या दे सकते, क्या बोला? 2DL हाँ 2D हो गया, सही बोल रहे हैं। मैट्रिक्स हो गई ना, बट हाँ मैट्रिक्स ट्रैवर्सल बोल सकता है ना? हाँ। ये ठीक है। और कोई? वही तो, दो लूप कहीं भी हो ना फॉर इंट करके, लाइक लिख के दिखा देता हूँ ये भी। जल्दी में नहीं भागते, इससे भी आराम आराम से करते हैं। ओ ऑफ एन स्क्वायर की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस एंड सी आउट हाई। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑफ एन स्क्वायर। कौन समझ आ गया ये? n और n, हाँ समझ में आ गया, ठीक। अच्छा इसका रीज़न भी दे देता हूँ। इसका रीज़न क्या है, मान लो मैंने n इक्वल टू, वही भाई देख बहुत क्लियर है ये चीज़। अगर किसी भी एल्गोरिथम की तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली हो ना, तुम उसमें इनपुट डाल डाल के देख लो। अगर मैं इसमें n इक्वल टू 4 डालता हूँ, है ना, तो इसको हम कमेंट आउट ही कर देते हैं पूरा। तो n इक्वल टू अगर मैं 4 डालूंगा तो कौस्तुभ बता कितनी बारी चलेगा ये लूप? टोटल कितनी बारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? 16 बार। 16 बार होगी ना? हाँ। तो एन एन स्क्वायर हो गया ना? हाँ n स्क्वायर हो गया। तो बस ये हमेशा इसका ब्रह्मास्त्र यही है कि इसमें तुम इनपुट डाल के देख लो। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इनपुट डाल के देखो, जितनी बार चल रहा है उसको जनरलाइज करो। n इक्वल टू 4 ले लो, n इक्वल टू 5 ले लो, n इक्वल टू 6 ले लो, एंड देन जनरलाइज करो उसको मैथमेटिकली। ठीक है, ओके देन सॉरी लास्ट वन इज n क्यूब। n क्यूब भैया, का, हाँ ये ऊपर वाले सवाल में अगर j लेस देन m कर देते अपन, हाँ गुड और क्वेश्चन। m भी एक वेरिएबल है जो अपन ने बाहर से लिया, तो उसकी भी o ऑफ n स्क्वायर ही कंसिडर होती है। नहीं तुम बताओ क्या होगी? भाई वैसे ये मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रखा था क्वेश्चन। आप बताओ, o पूछ ऑफ लिया है तो। m n क्रॉस n क्रॉस होगी m, क्या? क्या होगी? n क्रॉस m m। क्रॉस n। हाँ n क्रॉस m होती है। अच्छा। हाँ, तो भाई मतलब ये जो n स्क्वायर है जो अपन लिख रहे हैं, ये इनपुट लेंथ ही मतलब है। हाँ, मैंने तो तुम्हें बोल ही दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा गेम ही इनपुट लेंथ है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन दूंगा मैं तो तुम्हें क्लियर होगा। एक और पूछ लेता हूँ, अब तुमने पूछा है यार, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ बीच में, इसी से ही रिलेटेड, इसी में ही पूछ लेता हूँ फटाफट। मान लो एक कोड है जिसमें ये है, और एक फंक्शन लिखा हुआ है। मान लो फंक्शन क्या होगा बाद में पढ़ेंगे, बट स्टिल मान लो ये दोनों ही लिखे हुए हैं सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? o ऑफ m प्लस n।
m प्लस और n। दोनों क्लियर है ना? हाँ हाँ, हाँ ओ ऑफ एन प्लस एम हो गया। कृष्णा तेरे को भी समझ आ रहा है ना? अगर सुन रहा होगा तो हाँ 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 ठीक है, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है? श्योर श्योर। ठीक है, तो अब एन क्यूब में भी यार कुछ नहीं होगा, बस एन क्यूब इज़ लाइक 3 लूप अगर जहाँ पे भी हैं, या इनपुट जो भी अगर एन तुम दे रहे हो और वो क्यूबिकल फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रही है तुम्हारी स्टेटमेंट्स, देन वो होगा। बट एन क्यूब इज़ नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आज तक जितने कोड लिखे हैं उसमें कभी एन क्यूब का यूज़ नहीं किया। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं जिसमें मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी हो। तो अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ये। ठीक है, ये भी क्लियर है? एक बार बस जल्दी से बोल दो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लियर है। ठीक है। क्लियर है भैया। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक चार्ट दे रहा हूँ, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके रखना है, रख लो, मैं नोट्स दे दूंगा बाद में, बट फिर भी अगर तुम्हें रखना है तो लिख सकते हो। यार इसमें ये टेक्स्ट बड़ा होता जा रहा है यार, मुझको देखना पड़ेगा, एक बार कल ना अच्छे से देख के आता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये एक जेनरिक चार्ट है, इसको दिमाग में बिठा लो अपने। मैथमेटिकली अगर देखोगे तो वैसे भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। log 2 बेस n, ठीक है, एंड देन o ऑफ n log n, o ऑफ n स्क्वायर। भैया और 90 मिनट्स लोगे क्या? क्या क्या? और वहाँ 1 आवर कितना मतलब और टाइम? बस अभी प्रॉब्लम्स है, इसके बाद ख़त्म है, उसके बाद 10-15 मिनट अच्छा बाद। अच्छा ओके मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं सारे। ओके ओके। टू की पावर n, ठीक है। सो ये चार्ट जो है ये तुम्हारे को दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये चार्ट जो मैंने लिखा है, ये समझ आ रहा है क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है मतलब तुम्हारे कॉम्प्लेक्सिटी। कोड सबसे बेटर और वो क्या है? यस। तो अगर तुम कोई कोड ओ ऑफ एन में लिखते हो और अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है तो उसको इम्प्रूव करके तुम लॉग इन में ला सकते हो, और सबसे हाँ बेस्ट तो ओ ऑफ वन में ला सकते हो। और एक चीज़ मैं इसमें और कंसिड्रेशन में तुम्हें ध्यान में रखूँगा जो नहीं है इसमें, जितनी भी एक्सपोनेंशियल टर्म है वो यहीं पे ही आएंगी। ये एन क्यूब है, ये एक मिनट, एन क्यूब है और ये एक्सपोनेंशियल हो गई। तो अगर ई की पावर भी कुछ होता है ना तो वो भी यहीं पे ही आएगा चार्ट के अंदर। फैक्टोरियल की जितनी भी होगी एन क्रॉस एन फैक्टोरियल, वो इससे आगे आएगा। समझ रहे हो? हाँ तो ये मैथमेटिक्स ही है बस, और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जैसे अगर तुम कंपेयर करते हो ना चीज़ों को, तो एन की वैल्यू डाल डाल के देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ऑर्डर ठीक है। यूजुअली ऑर्डर चलता है ना, मैंने ऑर्डर दे दिया। समझ गए? समझ गया। तो ये ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अपने को ध्यान रखना है। अब एक दो फटाफट जेनरिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं एंड देन ख़त्म करेंगे अपना इसको। एक मिनट, इसको ना मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ उठा के कर लेता हूँ कॉम्नोटेशंस के नीचे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम। फटाफट इसके आंसर देते जाना, जो भी मैं बता पूछ जो भी। हेलो। ठीक है, पहला तो हो गया, आई थिंक चैट में टाइप कर दोगे। मैं सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम लोग पहले कर लो फिर बता देना उसके आंसर्स। इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है मुझे, ठीक है? ये फंक्शन दे रखे हैं।
ये क्वेश्चंस है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये फंक्शंस बन सकते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कैसे आते हैं, बट मेरे को बस इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछनी है कि एल्गोरिथम्स के फंक्शंस है बेसिक, एक 2n² + 3n जो भी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड सो ये सारी तुम कर सकते हो सॉल्व। 3-4 मिनट ले लो, उसके बाद मैं पूछूंगा। भैया हम्म, किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी √n नहीं होती है क्या? होती है। तो वो log n के बाद आएगा या पहले आएगा ऑर्डर में? √10 से इसको मैथमेटिकली देख सकते हैं, 8 √2 हो गया एंड 8 की वैल्यू 3 है, कम ही आएगी, छोटा कम ही होगा, आएगी। छोटा होगा, छोटा होगा। छोटा होगा, छोटा होगा। हाँ, तो ऐसे मैं लॉग वही बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल डाल के देख लिया करो इसमें। जैसे अच्छा, ठीक है। 8 डालेगा ना तो √8 क्या होता है, 2 √2, और हाँ, log 2 8 कितना हो जाएगा, 3, तो 2 × 3। 1.414 कितना होगा, 3 से तो छोटा ही होगा, हाँ, तो पहले ही आएगा। ओके, समझ गया। एक काम करेंगे, ऐसे पूछेंगे लाइक, कर लो सॉल्व पहले, फर्स्ट ध्रुव बताएगा, सेकंड कौस्तव बताएगा, थर्ड कृष्णा बताएगा, देन फिर फोर्थ ध्रुव बताएगा, फिफ्थ कौस्तव बताएगा, सिक्स कृष्णा बताएगा, सेवन्थ वाला मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक। करते शुरू करते हैं, 2 मिनट लगेंगे बताने के लिए। तो ध्रुव पहला बता, फर्स्ट क्या होगा इसका। बिग O ऑफ n² होगा भैया इसमें। करेक्ट, किसी को डाउट इसके अंदर, कौस्तव। जो मतलब n² है और एक n है, तो जो बड़ा ज्यादा टाइम लेने वाली कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बिग हाँ, O ऑफ n² उसको नोटेट कर दिया। करेक्ट। ठीक। इसमें बस जनरली बता देता हूँ, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हटा देते हैं, और जो टर्म्स जो लोअर लाइक जिनकी ग्रोथ रेट स्मॉल है उनको हम कंसिडर नहीं करते। क्यों कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जब मैं n की वैल्यू डालूंगा तो ये टर्म जो है ये हम्म। ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगी कंपेयर टू इसके बढ़ने से, तो मेरे हम्म। फंक्शन पे इफेक्ट ये डालेगा। करेक्ट। हम्म। अच्छा, अब सही तुम्हें बात है ना भैया। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो 2n² + 3n है ना, हम्म। इसका हल्का सा अगर कोड में अंदाज़ा देना हो तो मैं दे देता हूँ तुम्हें कि क्या होगा। तो बेसिकली n² से मान के चलो एक दो लूप होंगे कोड के अंदर, 100% कुछ दो लूप चल सकते हैं, हाँ। है ना। तो यहीं लिख देता हूँ, जैसे ये दो लूप चल रहे हैं, कहाँ है इसका मतलब, ये हम्म, दो लूप होंगे और कोई एक लीनियर लूप चल रहा होगा, तो इस प्रोग्राम को कुछ ऐसा होगा। करेक्ट, सही करेक्ट। जो बात है भैया। फंक्शन में हमने लिखा है अभी, फंक्शन में हमने लिखा है, काइंड ऑफ, है ना। ठीक है। तो हमने किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ली, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि हमने वर्स्ट केस लिखना है, बिग O इज वर्स्ट केस, समझ गए। हाँ भैया। तो ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, सेकंड कौन बताएगा, कौस्तव बताएगा। वर्स्ट केस में भी जो फंक्शन कम रेट से इंक्रीज कर रहा है उसका फर्क नहीं पड़ेगा वर्स्ट केस में भी? नहीं पड़ेगा ना उसका, जो ज़्यादा जो फटाफट इंक्रीज कर रहा है वही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना हमारे लिए। ठीक। इसका होगा फिर बिग O ऑफ n⁴। ठीक है, कृष्णा, इसका क्या होगा। log n होगा, लॉगिन कैसे होगा। n² पे जो ग्रेटर देन, सॉरी a² होगा, n² होगा, माय बैड। ठीक है, इसका क्या होगा ध्रुव। ऑर्डर ऑफ 1 होगा भैया। ठीक O है। ऑफ n। अच्छा, किसी को भी किसी भी पार्ट में डाउट आ रहा है रोक देना। मेरे को इस चीज में डाउट है कि अगर यूजर से इनपुट लेके अपन n पे काम कर रहे हैं तो हमेशा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n के टर्म्स में डिनोट करी जा रही है,
लेकिन कांस्टेंट है तो मान लो 12,000 बार भी रन हो रहा है वो कोड, ये तो उसको 12 ऑफ 1 क्यों लिख रहे हैं? ये 12,000 बार रन नहीं हो रहा है, ये जस्ट वैल्यू लिखी हुई है। जैसे आई फॉर लूप में मैं आई लेस देन एन की जगह आई लेस देन अच्छा नहीं, 1000। हाँ सॉरी सॉरी, 12,000 बार रन हो रहा है, उसको कांस्टेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उतनी बार ही रन हो रहा है, वो फिक्स्ड है। इसमें क्या है, अच्छा, मैं इनपुट चेंज कर सकता हूँ कभी भी। मैं 12,000 की जगह मान लिया मैंने 1 लाख दे दिया, हाँ तो सही 1 कर, लाख का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। समझ गया। ठीक है, फिफ्थ किसकी बारी थी? तेरी बारी कौस्तुभ। इसका बिग O ऑफ इन क्यूब। ठीक है, कृष्णा। n क्यूब बाय 300 है या नहीं है? कृष्णा है या अवेलेबल नहीं है? फिफ्थ का तो एन स्क्वायर होगा, अरे नहीं, सिक्स्थ का। सिक्स्थ का एन क्यूब बाय 300, इट्स एन क्यूब। हाँ ठीक है। और ध्रुव, ये मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा, तो इसका n स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है बिल्कुल। भैया। अच्छा, अब तुम्हें भी बताओ, तुम्हारे पास और टाइम है या मैं क्लास ख़त्म करूँ? इट्स अप टू यू, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें और हैं। आप ये खत्म करो, अच्छा अच्छा, सॉरी। मैं जा सकता हूँ। हाँ तू जा सकता है, तेरी बारी। ठीक है भैया, कल अगर कर दे तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके तुम भाई, दोनों को थैंक यू। हाँ रुक जाऊंगा भैया। टाइम है? हाँ हाँ। ध्रुव, हाँ भैया, टाइम है जब तेरे तक आप पास? पढ़ा। हाँ हाँ। ठीक है। ये कृष्णा किधर का है? ये जानता हूँ मैं इसे। अरे थर्ड ईयर का है अपने कॉलेज का। अच्छा। ठीक है। हम्म। अरे उसको आता है वो सब ना, तो इसलिए। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और होगी, ये भी काम आएगी तुम्हारे। ये भी मैंने अभी पढ़ी है पढ़ते वक्त तुम्हें पढ़ाने के लिए। कभी कभी तुमने एनकाउंटर किया होगा कि एक टाइप का एरर आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम लिमिट एक्सीडेड। किया है नहीं किया? हाँ हाँ आता है ना ये एरर, बहुत फ्रीक्वेंट ये- आता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? लाइक बचने के लिए नहीं, मतलब ये क्यों आता है? पहली चीज़ तो क्या होता है ना, कॉन्स्टेंट्स दे रखे होते हैं। जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, हमेशा कॉन्स्टेंट्स होते हैं। दिखाता हूँ मैं, जीएफजी पे खोल के दिखाता हूँ, देख रखा होगा। अच्छा कौस्तुभ, एक और चीज़ मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, अपना एक जीएफजी का अकाउंट बना लेना। ठीक है। तो जैसे ये हो गया, मान ली लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसमें तुमने देखा होगा ये कॉन्स्टेंट्स है, दिख रहे हैं? हाँ भैया। हाँ। हाँ दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। ये इससे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लिखना है ना? तो इसका एक चार्ट है जनरल। वो जनरल चार्ट ये है कि आइडिया क्या लगाना है उसमें? एक्सपेक्टेड तो लिखा हुआ था ना ऊपर क्वेश्चन में। अरे कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में जैसे ये दे रहा है ना, ये नहीं देते हाँ। हैं बहुत अच्छा। प्लेटफॉर्म्स पे। तुम्हें सिर्फ ये दे देंगे। अच्छा। तो अब ये नहीं दे रखा होगा तो तू फिर कैसे करेगा? हाँ सही कर। इससे अंदाज़ा लगाएगा ना। हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी आ सकता है ऐसा। तो इसका या तो मैं तुम्हें चार्ट यहाँ पे मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए जैसे ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है? कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, कि n की इनपुट लेंथ इतनी हो सकती है, 1 से 10 की पावर 6 के बीच में आप कुछ भी हम्म। इनपुट दे सकते हो। तो जब भी ये दे रखा होगा ना, तो तुम्हें जो कोड लिखना है वो लिखना है n log n, या फिर o ऑफ n, या फिर o ऑफ log n। ये मैं चार्ट बता भेज दूंगा फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? अपने नोट्स से। तो इन तीन में तुम लिख सकते हो। अगर इन तीन में तुम लिखोगे ना अपना कोड, तो तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीडेंट नहीं आएगा। ओके। समझ गए? ये क्या आपने 10 पावर 6 से कैसे देखा, एक बार बताओगे? अरे देख, ये कांस्टेंट गिवन होगा, हाँ। तो इसके लिए एक चार्ट है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चार्ट है। उस उसको चार्ट मतलब इंट्यूटिवली समझा जा सकता है या याद रखना है बस? याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अच्छा। मतलब जैसे बार बार करोगे ना प्रैक्टिस। जैसे अब हम्म। मान ले तू जीएफजी पे गया इस प्रॉब्लम पे, 1 < 10 की पावर 3 हो गया है ना? हम्म। तो 10 की पावर 3 का भी एक उसमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है।
उसके अच्छा रिलेटेड ये दे रखा है उसमें। तो तुम्हें याद हो जाएगा कि अच्छा मैं n में कोड लिख सकता हूँ, log n में लिख सकता हूँ, n log n में लिख सकता हूँ, इससे ऊपर लिखूंगा तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा। ठीक, समझ गए? वो मैं समझ गया, चैट तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी पहली बार सीखी कहीं से, जब अच्छा, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं नोट्स बना रहा था। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है बस, बाकी कुछ नहीं है। एक चीज़ और है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? मेरी मेमोरी में कितना लेंथ, कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है मेरा इनपुट, या जो भी मेरा वो हाँ, स्टोरेज बोल बीच का सकते रिजल्टेंट ही। हैं, स्टोरेज बोल सकते हैं। और कोई ध्रुव तेरे हिसाब से डेफिनेशन हो तेरे पास? ये कितना मतलब कि कितनी मेरे पास कितनी स्पेस है, जैसे स्टैक में तो कब स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा इस पॉइंट अच्छा, पे। इसका भी मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें कोड, फिर बताना मेरे को, ठीक है? ओके। ठीक है। तो मान लो मेरे को, मैंने अरे अरे को तो डिक्लेयर करना आता है ना तुम्हें? तो मान लो हाँ, मैंने 5 साइज़ हाँ की अरे डिक्लेयर कर दी, 1 2 3 4 5, और मैंने इसमें if रन कर दिया i लेस दैन 5, अभी 5 ले लेते हैं, देन वी आर प्रिंटिंग सिलेक्ट 5। ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? 5। करेक्ट। ध्रुव तेरे हिसाब से? 5 ही हो रही है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ऑफ 5 इज सेम एज ओ ऑफ 1। हाँ कांस्टेंट हो गई ना? हाँ, लिख मतलब सकते हो। मैंने मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए, हम्म, तो वो 5 ब्लॉक एलोकेटेड रहेंगे ना, उससे ज़्यादा तो मैं हम्म, एलोकेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तो ये कांस्टेंट स्पेस हो गई। अच्छा, अब ठीक है। ओ ऑफ यार, एन स्पेस कहाँ आती है मैं बताता हूँ। वेक्टर पढ़ रखा है किसी ने? हाँ वेक्टर, मैं वेक्टर तो का ही पूछना था। वेक्टर इंट, मान लो मैंने ये लिख दिया, कौसब डर मत अभी इस पे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, डर रहा हूँ भैया, बिंदास है। हाँ, तो इसकी क्या स्पेस ऑफ एन होगी? हाँ या ना बोलना बस। हाँ भैया इसकी ऑफ है ना। अच्छा, होने, वेक्टर का कौशल देखो, वेक्टर पता है क्या होता है? ये दोनों को पता है या नहीं, बताऊँ, थोड़ा सा बता दूँ? आप क्या बता। पता है भैया, क्या पूछ रहे वेक्टर वेक्टर हो? एक बार थोड़ा सा याद दिला दो, आपने एक बार पढ़ाया तो था, याद था। हाँ, मैंने पढ़ाया। वेक्टर कुछ नहीं होता है, वेक्टर बस ये होता है, एक डायनेमिक अरे होती है। डायनेमिक अरे का मतलब क्या है? अरे में अच्छा, वो तुम, स्टोर करता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साथ में स्टोर नहीं होएगा, और जहाँ पर स्टोर हो रहा है वहाँ की लोकेशन भी साथ में स्टोर कर देता है, एड्रेस। नहीं नहीं, वो तू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे चला गया। नहीं, अच्छा चलो, आप बता दो। अरे में तुमने 5 साइज दिया जब, तो तुमने ये मेमोरी के अंदर 5 फिक्स कर दिया हाँ कि हम्म। 5 ब्लॉक्स कंटिग्यूस, है ना? कंटिग्यूस एलोकेट होता है ना अरे में, हाँ कि जितना तुमने पढ़ा होगा। हाँ हाँ, भैया। तो ये एलोकेट हो गए। अगर अब मेरे को मान लो इनपुट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेरे को 6 इनपुट डालने हैं, क्या मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर? नहीं। नहीं। तो वो जो ध्रुव ने बोला स्टैक ओवरफ्लो, हम्म, वो एरर आएगा ना, हाँ है ना? तो हाँ वेक्टर क्या करता है हमें हेल्प? वेक्टर इज़ लाइक डायनेमिक इन नेचर। मैंने मान लिया पहले 5 साइज एलोकेट किया कि मेरे को 5 की रिक्वायरमेंट है, बट मेरी रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई, तो मैं इसका साइज ऑन द स्पॉट इंक्रीज कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्लियर? अपने आप हो जाता है ना भैया साइज हाँ, इंक्रीज, अपने आप मतलब हो मैंने जाता है, सारी। बट मैं वो हाँ डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। हाँ हाँ समझ समझ गए? समझ गया समझ। कौस्तव? भैया थोड़ा शोर आ रहा था पीछे से, एक बार। हाँ, बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। हाँ देख, अरे में अगर 5 का साइज है तो वो फिक्स्ड है, हाँ, यहाँ तक सुन लिया था मैंने। ठीक है? हम्म। अब मान ले मेरे को साइज बढ़ाना है इस अरे का, मैं बढ़ा सकता हूँ। नहीं। वेक्टर में यही 5 से मैं 10 कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ, 20 कर सकता हूँ। अच्छा ठीक, वो उसको वेक्टर बोलते हैं। हाँ, वो डायनेमिक है। ठीक है, डायनेमिक एरे। हाँ, डायनेमिक अरे, समझ गए? क्लियर? वेक्टर कंटिन्यूस होती है। हाँ, वेक्टर भी कंटिन्यूस होता है, हम्म। वेक्टर भी कंटिन्यूस होता है, बस फ़र्क इतना आता सकते है कि देखो, उस, इधर आओ।
इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा दो। वेक्टर का। हाँ कि मतलब कंटिन्यूस होता है तो वो कैसे बचाता है स्पेस, मतलब ये अगर मैंने बढ़ा दी एकदम से स्पेस। हाँ मैं बता देता हूँ, पूरा बता देता हूँ। वैसे कल मैं यही लेने वाला था, कल हम एसटीएल पढ़ने वाले हैं, तो अच्छा उसके अंदर पूरा वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर सब करेंगे। तो अच्छा, बट तो थोड़ा कल सा बता तुमने पूछा दीजिए है तो तो। मैं बता देता हूँ। हाँ तो आप बता दीजिए। देख, इसके अंदर क्या होता है यार, मेरे को ना एक ध्रुव वो जुगाड़ भी बताइए, वो पेन वाला, बस भैया मैं बताता मेरे को हूँ। दिक्कत हो रही है वो भी। देख, हाँ भैया। इसमें क्या है, मान ले मैंने वेक्टर डिक्लेयर किया, जैसे अभी डिक्लेयर किया था ना वेक्टर। हाँ तो जब मैंने डिक्लेयर किया तो मान लिया मेरी स्टैक मेमोरी है, करेक्ट। करेक्ट। स्टैक में होता है सब कुछ, हाँ ठीक है। तो स्टैक में मान ले ये किसी बेस एड्रेस पे हो गया 100 पे, हाँ भैया। ठीक है। अब 4 4 बाइट का होता है इंटीजर, तो हाँ 104 पे अगला होगा, 108 पे अगला होगा, करेक्ट। सही ऐसे बात कब है। तक जाएगा, 112, 116, 120 तक 16, जाएगा, 120, 120। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। हाँ अब एरे में भी तुमने जब पढ़ा होगा तो एरे में बेस एड्रेस जाता है। जब भी तुम एरे को डिक्लेयर करते हो, तो अगर मैं हाँ यहाँ पे सी आउट ए आर आर करूँगा, कहाँ गया, यहाँ पे, तो वो मेरे को बेस एड्रेस देगा, करेक्ट। हाँ भैया। बेस हाँ एड्रेस क्या होगा, बेस एड्रेस होगा जैसे 100। 100। उसके बाद जब मैं ए आर आर प्लस 1 लिखता हूँ तो वो 104 पे चला जाता है। हाँ फिर ए आर आर प्लस 2 लिखूंगा तो 108 पे चला जाएगा। ऐसे ही तुम वेक्टर में भी कर सकते हो। तू देख लियो, वेक्टर को कल मैं दिखाऊंगा, ये हाँ कंटिन्यूसली ही स्टोर होता है। बस फ़र्क क्या है, जब मान ली ये लोकेशन, मान ली ये जब ये ख़त्म हो जाता है ना, हाँ हाँ तो अच्छा, इसी में जितना मेरा अंदाज़ा है, मैं श्योर नहीं हूँ, तुम लोग चेक कर सकते हो। जैसे लिंक लिस्ट में क्या होता है, अगर मान ली लिंक लिस्ट में तो आपका अलग अलग जगह स्टोर होगा, कोई ब्लॉक यहाँ पे हो गया, कोई यहाँ पे हो गया, कोई यहाँ पे हो गया, है ना। फिर हम उन लोग को कनेक्ट करते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर आगे स्पेस अवेलेबल नहीं है ना, ये भी सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा हमें। अच्छा। समझ गया, समझ गया। हाँ जितना मैंने पढ़ रखा है। तो इसको भी कंटिन्यूस ही चाहिए। अच्छा, और ये बढ़ाता कैसे है, मान ले इसके पास 5 थे एलिमेंट, और मान हाँ ले मेरे को एक ही और ऐड करना है। ये बफर के लिए, अपने बफर के लिए ये डबल हो जाता है साइज में। तो ये 5 है ना, तो ये 10 तक की स्पेस ले लेगा आगे, बैकअप के लिए। अच्छा समझ गए, समझ गया। ऐसे एलोकेट होता है। बाकी डिटेल में कल बताऊंगा, ठीक है। ठीक। ठीक है। तो हम्म। अभी, अच्छा इसमें भी डिफरेंस है। ये अभी मैंने यहाँ n लिख दिया ना, तो ये फिक्स साइज का है वेक्टर। लेकिन अगर मैं लिख देता वेक्टर ऑफ इंट ऑफ v, ये डायनेमिक है। ये डन। समझ आया कॉस्ट ऑफ डिफरेंस। एक तो हुआ वेक्टर आई एन टी वी ऑफ एन, हाँ और एक हुआ वेक्टर ऑफ आई एन टी वी। अच्छा ये डायनेमिक हो गया, समझ हाँ, गया। डायनेमिक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कल ही पढ़ाऊंगा, वी डॉट पुश बैक करते हैं। ये फंक्शन होते हैं। पुश बैक में तुम वैल्यू पुश करते हो एरे वैल्यू के, पुश करते हैं। हाँ अंदर। समझ गया। तो मान ले मैंने अगर इसका भी मैं एक बार चेक कर लूँगा कि ये डबल होता है नहीं, बट मेरे हिसाब से तो ये फिक्स्ड ही रहता है। अच्छा। तो अब इसमें तो मैंने कोई साइज़ दिया नहीं, हाँ तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा, जितने एलिमेंट तुम डालोगे फैलता जाएगा। समझ गया, ठीक है भाई, ये है वेक्टर। तो इसमें समझ क्या गया। हो गया, अब मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गए, n एलिमेंट्स हो गए। एन एनिमल्स। तो n वेरिएबल हो गया फिर, कि मैं 100 लोगों के लिए जगह बचाऊँ, 200 लोग के लिए जगह बचाऊँ, है ना, 200 एलिमेंट्स के लिए, 300 एलिमेंट्स के लिए बचाऊँ। इसलिए इसकी n हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ अच्छा, अगर तुम्हें वेक्टर के टर्म्स में नहीं समझ आ रहा तो इसको भी ले सकते हो कंसिडरेशन में। एरे में कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेरे को एरे आउट ऑफ टच हो गया बहुत टाइम से। ऐसे करते हैं ना शायद, बस बस। है ना। सीन एंड कर दूं पहले वरना हाँ फिर। वही सी एन एन करके फिर ऐसे लूप चला देते हैं ना। हाँ हाँ बस। हाँ, तो हो इसकी भी गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। हाँ समझ गया कौस्तुभ। हाँ भैया समझ गया। हाँ, तो ये है। और एन स्क्वायर कब होगी, जब तुम मैट्रिक्स स्टोर करोगे।
मैट्रिक्स में तुम लोग क्या करते हो, एक रो के लिए इनपुट लेते हो, एक कॉलम के लिए लेते हो, फिर तुम 2D वो डिक्लेयर करते हो, है ना? हाँ, तो इसमें तुम्हारी इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ R इंटू सी। और अगर ये n हो जाता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होती, तो फिर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती O ऑफ n स्क्वायर। समझ गया? ये तो ए आर आर ब्रैकेट में आर और सी का मतलब क्या हुआ? मैंने दो डिफरेंट एरे बनाई है या क्या? नहीं, ये 2D मैट्रिक्स है। अच्छा, ये 2D मैट्रिक्स है, ठीक है, आर क्रॉस सी। हाँ हाँ, ठीक। जो तुम करते हो ना मैट्रिक्स हाँ, मल्टीप्लिकेशन या वगैरह जब भी स्क्वायर हो करते जाता हो। तो आर स्क्वायर या एन स्क्वायर। हाँ, मतलब यहाँ पे मैं R और C की जगह n डालूँ, सेम साइज का रो और कॉलम है। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। क्लियर? हाँ भैया, प्लीज। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। एंड एक प्रॉब्लम दूंगा मैं बस, बाकी सारी होमवर्क है, मैं वर्कशीट बना रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। एक क्वेश्चन करा देता हूँ लास्ट, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जिसमें दिमाग लगे और मज़ा आ जाए एकदम, उसके बाद चलेंगे। एक क्वेश्चन ये है, इसकी ओके। सोच समझ के बताना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बता देना, ठीक है? ठीक है। एक मिनट लिखो। बाई टू आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस एंड फॉर k इक्वल टू वन k लेस इक्वल टू वन k प्लस प्लस a प्लस इक्वल टू और k इक्वल टू वन k लेस इक्वल टू n। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन कर लो, कल भी ना, कल हम लोग क्वेश्चन सेशन रख लेंगे। कल ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के। ठीक है। ठीक है, वर्कशीट नहीं देता, इन क्लास करते हैं, आराम से करते हैं, जल्दी नहीं होता है बिल्कुल भी। हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसकी मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना और टाइम ले लो आराम से। हाँ, एन लॉग एन अभी ओके, एक आंसर ये आ गया, लिखते हैं। मेरे को एक सेकेंड। एन लॉग एन ही मुझे लग रही है, लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लॉग एन वाले लॉग बेस टू एन वाले दो टर्म्स हैं लूप में अंदर, और ऊपर वाला एन है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तू आंसर बता फाइनल, फिर डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से होगा 2n लॉग एन। अच्छा, 2n लॉग एन, अच्छा ठीक है, तो फिर n लॉग एन ही हो जाएगा उसकी। सही है, हाँ। दोनों ने सही बोला। तुम लोग दोनों को क्लियर है ना फिर? एक बार आप भी बता दो आप कैसे अप्रोच करते हो, मैं फिर अपनी हम मैं अप्रोच। मैं जेनरिक वे बता देता हूँ अप्रोच करने का प्रॉब्लम को। पहले तो मैं आउटर लूप की लिख लेता हूँ। आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और n/2, हम्म। क्योंकि आधी बार चलेगा, हाँ है ना? फिर अंदर वाले लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये है 2। शायद जैसे कॉस्टम ने 2n लॉग एन 2n बोला था ना, 2n लॉग एन, उसमें ही मैं बता रहा हूँ कि इसकी 2 क्यों है, ये कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे?
भैया क्योंकि n/2 कुछ भी हो मतलब ये चलेगा 2 बार ही क्योंकि n/2 का आपने फैक्टर दे दिया j के इंक्रीमेंट हाँ तो हाँ ठीक वो है, लेस देन n 2 बार में ही हो जाएगा इन एनी सिचुएशन। करेक्ट। अच्छा हाँ, समझ गया कौस्तव? समझ गया भैया। हाँ, और इस वाले की तो लॉग इन होगी, अभी एक्सप्लेन किया था, हाँ क्योंकि हम्म। मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो 2 से डबल हो रहा है ना? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब लिखते हो ना तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे लिखते हैं कि ओ ऑफ n/2 इंटू ओ ऑफ, ये मैथमेटिकल नोटेशन बता रहा हूँ, 2 इंटू ओ ऑफ लॉग, ठीक है? और इन ब्रैकेट्स को तुम एक ही में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो तो तुम ऑपरेशन एक ही में लेके आ सकते हो, n/2 इंटू 2 इंटू लॉग एन। क्लियर? तो यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तुम्हारी ओ ऑफ n बन गई। एंड लॉग ठीक है, बस ओके ऐसे सॉल्व ठीक है। करते हैं। तो कल आगे पढ़ेंगे इससे ज़्यादा, है ना? यस हम्म। आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा ही पढ़ा दिया मेरे हिसाब से तो। मैंने भी